स्टूडेंट, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित के प्रश्न पत्र जो 2020 में पूछे गए थे, जिसका कोड है 822 MW, इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों को बारी बारी से हल करने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस प्रश्न पत्र के पहले का क दिया गया है 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा, यानी 1 से 15 तक की सम संख्या का समांतर माध्य हमको ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले हम 1 से 15 तक की सम संख्या लिख लिए। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूर्णतः कट जाए उसको सम संख्या कहते हैं। तो देखिए, 1 से 15 तक की सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 है। अब हमको समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य क्या होती है? जो दी गई संख्या है उन सब संख्याओं का जोड़ के और उतनी संख्या से भाग दे देते हैं। तो ये 7 संख्या है, तो ये सातों को जोड़ के 7 से भाग दे दिया गया। जोड़ने पर 56 है, 56 से भाग दोगे 7 में तो 8 सत्ते 56। ठीक है, इस प्रकार हमारा पहला का दूसरा विकल्प सही हो गया, 8 आया है। अगला क्वेश्चन है पहला का ख, यदि sin a बराबर 4/5 है तो tan a का मान हमको ज्ञात करना है। देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि sin a बराबर 4/5। हम जानते हैं कि sin a का अनुपात क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण होता है। तो इस प्रकार लंब को हमने मान लिया 4x और कर्ण को 5x। हमने एक त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज ABC। अब यहाँ पर देखिए, ये कर्ण है, ये लंब है। अब हमको आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, या ये कहें आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये मान उठा के रख दिया गया है। रखने के बाद से इसको हल करेंगे तो ये 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, ये घटाओगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो 3x आधार हो जाएगा। हमको निकालना क्या है? tan a। तो tan a बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। तो लंब हमारा है 4x, आधार दिया है 3x, तो यानी हो जाएगा 4x बटा 3x। इस प्रकार हमारा क्या होगा? x से x कट जाएगा, 4/3। ये उत्तर होगा। यानी पहला के ख का उत्तर क्या हो गया? 3/4, सॉरी 4/3 होगा। ये हमारा तीसरा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस c इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो c के मान होंगे। यहाँ दिया गया है कि 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस c के मूल बराबर हैं। तो जब मूल बराबर होता है तो विविक्तकर जो होता है d बराबर 0 हो जाता है। ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, इस समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे तो a का मान 2 हो जाएगा, b का मान -8 और c का मान c हो जाएगा। अब d का मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, रख देंगे। तो रखने के बाद से हमारा ये आ जाएगा 64 माइनस 8c इक्वल टू 0। इसको पक्षांतर करने पर यानी 64 बराबर 8c, तो c का मान हो जाएगा 8 × 64। ये 8 से भाग देंगे तो ये 8 आ जाएगा, यानी c का मान हमारा क्या आ गया? 8। अब पहला का ग का जो उत्तर होगा वो चौथा हमारा सही होगा। c का मान कितना हो जाएगा? 8। अब पहला का घ है, बिंदु -2,6 और -2,10 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। यहाँ देखिए, निर्देशांक दिया गया है a का -2,6 और b का -2,10। ये c है, ab का मध्य बिंदु है। तो यहाँ लिख दिया गया है कि बिंदु a और बिंदु c को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु c है। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं कि x1 धन x2 बटा 2 और y1 धन y2 बटा 2 कर देते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए किसी को x1 y1 मान लीजिए या किसी को x2 y2 मान लीजिए और मान उठा के यहाँ पर रख दीजिए। मान रखने के बाद से हम हल करेंगे तो -4/2, यहाँ पर 16/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2/8। तो इस प्रकार हमारा पहला का घ -2/8 सही हो गया, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा तीसरा विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है पहला का अंग, आकृति में यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा इस प्रकार हैं कि कोण POQ बराबर 110 अंश, तो
पी टी क्यू बराबर होगा, यानी ये जो फिगर दिया गया है इसमें पी टी क्यू का मान यानी ये कोण हमको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर चित्र दिया गया है, हमने थोड़ा सा रचना किया कि ओ से टी को एक लंबवत मिला दिया, एकदम सीधा मिला दिया 36। तो देखिए यहाँ पर जब 36 मिलाएंगे तो ये 110 है, तो ये कोण पी ओ टी हो जाएगा 110 का आधा। यहाँ पर देखिए लिख दिया गया है 110 बटा गुणे 1/2 यानी 55 अंश। ठीक है, अब यहाँ पर जानते हैं कि केंद्र से स्पर्श रेखा के बीच को अगर किसी रेखाखंड मिलाया जाता है तो इसके बीच में 90 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ ओ पी टी यानी ओ पी टी कितना है 90 अंश। अब हम त्रिभुज चलते हैं ओ पी टी से, तो ओ पी टी से समकोण त्रिभुज है, तो इस किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, ये लिख दिया गया है। जो जो वैल्यू मिला है उसको हम रख देते हैं, तो हमको क्या निकल रहा है, ये पी टी क्यू का मान हो जा रहा है 180 में से 145 घटा देंगे तो 135 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 35 हो गया, तो पी टी क्यू इस और चाहे इसके दुगुना होता है, तो ये 35 हो गया, तो पी टी क्यू 35 का दुगुना 70 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार पहले के अंग का जो विकल्प संयोग होगा वो दूसरा होगा 70। ठीक है, अगला प्रश्न है पहला का एक लंब वृत्त बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके आधार का व्यास क्या होगा। तो देखिए एक लंब वृत्त तो इस तरह का बनता है ना, तो लंब वृत्त का आधार जो होता है वो वृत्त होता है। अब वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ लंब वृत्त बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। हम बताएं कि एक जो ये है तो ये वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है बराबर 9 पाई, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर बराबर 9, तो आर का मान रूट में आएगा 9 यानी आर बराबर 3, यानी त्रिज्या क्या हो गया उसका 3 सेंटीमीटर। अतः आधार का व्यास, तो व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या हमारा 3 सेंटीमीटर है, तो 2 गुणे 3 यानी 2 3 6 सेंटीमीटर, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले के 6 का जो उत्तर होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा, यानी चौथा विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा के क, चित्र में वृत्त का केंद्र O है जिसकी AB तत्व और CD दो जीवाएं बिंदु E पर काटती है। यदि CE बराबर 4 सेमी तथा ED बराबर 2 सेमी, तो AE गुणे EB का मान ज्ञात करना। ये चित्र हमारा दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो जो दिया गया है वो हमने मान लिख दिया। EC बराबर 4 सेंटीमीटर, ED बराबर 2 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है AE गुणे EB का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कोई भी दो जीवा है किसी बिंदु वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर का प्रतिच्छेद करती है, तो इनके जो प्रतिच्छेद जो पार्ट है उनके गुणनफल के बराबर ये दोनों होते हैं। तो देखिए AE गुणे EB बराबर CE गुणे ED। ये वैल्यू उठा के रखिए 4 गुणे 2 सेमी यानी 4 दूनी 8। हमारा उत्तर जो होगा AE गुणे EB का मान 8 सेमी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दूसरा का ख, कोसेक 42 अंश बटा सेक 48 अंश का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ कोसेक 42 और सेक 48 दिया, तो ये 42 48 को जोड़ोगे तो 90 हो जाएगा। तो ये समझ लो कि 90 माइनस में तोड़ना है, किसी एक को तोड़ दें या किसी एक को ना तोड़ें। तो हमने कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, इसी में तोड़े हैं। तो ये 90 में से क्या घटाएंगे कि 42 आ जाएगा, तो 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 हो जाएगा। तो कोसेक 90 माइनस 48 बटा सेक 48। यहाँ कोसेक 90 माइनस 48 ये हो जाएगा सेक 48। आइए सेक 48 ये है, तो सेक 48 से सेक 48 कट के 1 मान दे देगा, यानी दूसरा के ख का उत्तर हो जाएगा 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दूसरा का ग, चित्र में एक वर्ग OABC चतुर्भुज OPBQ के अंदर खींचा गया है। यदि OA बराबर 20 सेमी, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो चित्र दिया गया है तो इसके छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमने क्या किया कि O से B तक मिला दिया, तो ये चतुर्थांश का ये क्या हो जाएगा, ये वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ लिख दिया गया एक वर्ग OABC चतुर्थांश OPBQ के अंदर खींचा गया तथा
ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर। ये हमारा दे दिया है 20 सेमी। कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। अब देखिए ये एक वर्ग है, तो ये ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज होगा, तो समकोण त्रिभुज की सहायता से ये भी हमारा 20 होगा, ये भी हमारा 20 सेंटीमीटर होगा। तो ये 20 सेंटीमीटर है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम ओ बी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ देखिए कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का, तो ये 20 का स्क्वायर धन 20 का स्क्वायर 400 धन 400 यानी 800। ओ बी बराबर रूट में 800, इसका मान निकालेंगे ओ बी बराबर 20 रूट में 2 सेंटीमीटर यानी आर हो जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल चतुर्थांश ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल में से हम वर्ग ओ ए बी का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। यहाँ पर वैल्यू उठा के रख दिया गया 1/4 गुणे 22/7, पाई का मान 22/7 होता है, इसका आर का मान निकला है 20√2, तो 20√2 का होल स्क्वायर है माइनस 20 का स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू रखने के बाद से हमारा इसको हल करने पाया 4400/7 और ये 400। इसको हल करोगे तो 7 से भाग दे देंगे, तो 7 से भाग देने पर 628.57 आ गया और ये 400 हो गया। 628.57 में से 400 घटा दिया जाएगा तो 228.57 सेंटीमीटर। इस प्रकार जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल था यानी ये और इस भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया 228.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है कि एक पासे को एक बार उछालने पर आभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये दूसरा का घ है कि किसी पासे को हम उछाल रहे हैं तो उस पर आभाज्य संख्या आने की प्रायिकता को ज्ञात करना है। देखिए कोई भी पासा अगर उछाला जाता है तो कुल संभावनाएं कितनी होती है? 6 होता है, हमने 6 लिख दिया। चूँकि पासे पर आभाज्य संख्या कौन कौन से होते हैं? 1 से 6 तक संख्या लिखा होता है, तो इसमें 2, 3, 5 को आभाज्य संख्या कहते हैं। तो अनुकूल संभावनाएं कितना हो गया? 3। तो अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगा अनुकूल संभावनाएं बटा कुल संभावनाएं, तो ये 3/6, इसको डिवाइड करेंगे यानी तो 1/2। इस प्रकार आभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है सभी खंड कीजिए। तीसरा का क द्विघात समीकरण x² + 2bx माइनस कोष्ठक में a² - b² = 0 को हल कीजिए। देखिए यहाँ द्विघात समीकरण दिया गया x² + 2bx माइनस a कोष्ठक में a² - b² = 0। तो यहाँ पर अचर पद जो है a² - b², इसको हम गुणनखंड करेंगे तो a कोष्ठक में a - b, a कोष्ठक में a + b है। तो हम इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये 2a हो जाएगा और घटाते हैं तो 2b आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं 2b ले आना है तो यहाँ a + bx माइनस a - bx कर लेंगे। अब देखिए इसमें से 2 में से कॉमन लेंगे तो a कोष्ठक में x + a + b, इसमें कॉमन बनेगा तो a - b कोष्ठक में x + a + b हो जाएगा। अब ये दोनों सेम है तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बनेगा x माइनस कोष्ठक में a - b = ये 0 रहेगा। ठीक है, अब एक को पक्षांतर करेंगे तो 1 के बराबर 0, इसको पक्षांतर करेंगे तो इसको बराबर 0, यानी x की वैल्यू आ जाएगी हमारा x बराबर माइनस कोष्ठक में a + b या x बराबर प्लस कोष्ठक में a - b। इस प्रकार x का मान ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है तीसरा का ख यदि रमेश द्वारा किसी दौड़ में जीतने की प्रायिकता 1/6 और उमेश द्वारा उसी दौड़ में जीतने की प्रायिकता 1/8 है तो उनमें से किसी के भी न जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया गया है कि रमेश द्वारा दौड़ में जीतने की प्रायिकता, इसको PA मान लिया 1/6 और उमेश द्वारा दौड़ में जीतने की प्रायिकता PB मान लिया 1/8। तो अब न जीतने की प्रायिकता क्या होगी? 1 में से 1/6 को घटा देंगे यानी PA' कर लिए तो ये 5/6 रमेश का आएगा और उमेश का न जीतने की प्रायिकता 1 में से 1/8 को घटा देंगे तो 7/8, ये PB' कर लिया गया। ठीक है ना। अब पूछा जा रहा है कि दोनों को न जीतने की प्रायिकता, तो ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो अतः दोनों में से किसी के भी न जीतने की प्रायिकता बराबर होता है PA' गुणे PB'।
यहाँ वैल्यू रख दे 5/6 गुणे 7/8, यानी इस प्रकार 5 7 35, 8 6 48, यानी हमारा उत्तर होगा 35/48। तीसरा का घ है, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। देखिए इसमें तीसरा का ग छूटा हुआ है। तो दो समरूप त्रिभुज के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले ये ज्ञात कर ले तब घ ज्ञात करेंगे। देखिए हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, और उसके बाद से क्षेत्रफल का अनुपात, दो त्रिभुज समरूप क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो परिमाप हमारा दिया है 40/60, तो वही हमारा क्या होगा, संगत भुजा का अनुपात भी हो जाएगा। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हम क्या निकालेंगे, उनके संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग कर देंगे। तो ये 40/60 का वर्ग 20 से काटोगे तो 20 दूनी 40 और 20 तिहाई 60, यहाँ का वर्ग, तो 2 दूनी के 4 और 3 तिरिके 9। इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन होगा वो 4:9 होगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब तीसरा का हमको ज्ञात करना, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। देखिए यहाँ पर PQ कर दिए, P का निर्देशांक 2, -3 और Q का 10, y, इसकी दूरी क्या है, 10 मात्रक है, यानी PQ बराबर 10 मात्रक। तो दूरी निकालने का सूत्र होता है अंडर रूट में x2 - x1 का स्क्वायर धन y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये सूत्र होता है। तो ये 10 दिया है तो 10 के बराबर कर देंगे, यहाँ पर वैल्यू उठा के रखेंगे। देखो ये वर्ग है, इधर आएगा तो वर्गमूल आ जाएगा, 10 में से 2 घटेगा, 8 का वर्ग होगा, y + 3 का वर्ग होगा। 8 का वर्ग 64 हुआ, इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। तो 100 में से 64 घटेगा 36, यहाँ वर्ग है तो इधर आएगा तो वर्गमूल आ जाएगा। तो y + 3 = √36, तो यानी y + 3 बराबर क्या होगा, +-6। तो ये y का वैल्यू 1 आ जाएगा, y + 3 बराबर 6 या y + 3 बराबर -6। इसको हल करेंगे तो y का मान 3 होगा, यहाँ पर हल करेंगे तो y का मान -9 होगा। इस प्रकार y की वैल्यू या तो 3 हो सकता है या तो -9 हो सकता है, जिस कंडीशन में इन PQ की मात्रक दूरी क्या होगी, 10 मात्रक आ जाएगा। चौथा का क है, x y में एक संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु x, y 1, 2 और 7, 10 संरेखी है। तो हमको x और y में संबंध ज्ञात करना है। देखिए कोई भी बिंदु अगर संरेखी है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। ये तीन निर्देशांक दिए गए हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 कोष्टक में x1 कोष्टक में y2 - y3 धन x2 कोष्टक में y3 - y1 धन x3 कोष्टक में y1 - y2 = 0। अब देखिए वैल्यू उठा के रख देंगे, इसको x1 y1 मान ले, इसको x2 y2 मान ले, इसको x3 y3 मान ले। वैल्यू रख दिया गया, 1/2 को इधर भेज दिया गया, तो 0 के साथ गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ 2x - y + 7y - 14, ये गुणा कर दिया गया। तो 2x धन 2x और यहाँ से 7y में से y घटेगा तो 6y, और 14 को इधर भेजेंगे तो +14 हो जाएगा। 2 कॉमन लेंगे, x + 3y = 14। तो x + 3y इसको इधर भेज देंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 × 7 = 14, यानी x और y में संबंध क्या हो गया, x + 3y = 7। यही हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है चौथा का घ, यदि sin 3a = cos a - 26 अंश, जहाँ 3 एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 अंश से कम, ये 3a 90 अंश से कम होना चाहिए। तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए ये है sin 3a = cos a - 26 अंश, जहाँ 3a न्यून कोण है। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, sin 3a बराबर हम लिख सकते हैं sin θ = cos 90 - θ। तो इसको cos 90 - θ में परिवर्तित कर लिया। तो 3a है तो यहाँ cos 90 - 3a कर ले। अब इसमें sin 3a की जगह पर रख दिए, बराबर इधर भी cos a - 26 अंश है।
तो यहाँ काश दोनों ओर है, तो इस प्रकार इसके कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी 90 - 3a बराबर a - 26 अंश। अब देखिए जो कोण है एक तरफ कर दें और a को एक तरफ कर दिया जाए, तो यहाँ a है 3a को इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ 90 है इसको इधर भेजेंगे तो प्लस 26 हो जाएगा। तो 90 और 26 कितना हो जाएगा, 116, 3a और 1a 4a होगा। a बराबर 116/4 भाग कर दोगे तो a का मान 29 अंश हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा उत्तर जो होगा 29 अंश होगा। अब 3a भी निकालोगे तो 90 अंश से कम ही आएगा, तो हमारा उत्तर हो गया a बराबर 29 अंश। अगला प्रश्न है चौथा का घ। यदि एक गोले के वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन हमको ज्ञात कीजिए। यानी गोले का वक्र पृष्ठ दिया गया है, उसके सहायता से हमको गोले का आयतन ज्ञात करना है। देखिए माना गोले की त्रिज्या r है, तो गोले का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। ये 36 पाई दिया गया है तो 4 पाई r स्क्वायर बराबर 36 पाई, पाई से पाई कट गया और 4 से काटोगे तो ये 36 9 बार में कटेगा। r स्क्वायर बराबर 9, r बराबर रूट में आ जाएगा 9, इसका वर्गमूल निकालोगे तो 3 आएगा, तो r बराबर 3 सेंटीमीटर। गोले का आयतन हमको ज्ञात करना है, तो गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई और गुणे r का मान 3 है तो 3 का क्यूब, 3 3 के 9 9 3 27, फिर ये 3 से कटेगा तो 9 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से 9 चौके 36 पाई, ये हमारा मान हो जाएगा गोले का आयतन 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आप चाहें तो पाई का मान भी रख सकते हैं, ये भी हमारा मान सही है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है चौथा का घ। यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 के मूल हों तो अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर द्विघात समीकरण दिया गया है, हम मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा इसके दो मूल हैं। तो द्विघात समीकरण ax² - bx + c = 0 से तुलना करेंगे तो देखिए x² स्क्वायर है तो a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर -3 और c बराबर 5 हो जाएगा। हम जानते हैं मूलों का योग होता है अल्फा धन बीटा बराबर -b/a, तो b का मान माइनस है 3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और a का मान 2 है तो यानी 3/2 हो जाएगा। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, तो c का मान 5 है, a का मान 2 है तो 5/2 होगा। निकालना है हमको मान अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू अल्फा। तो देखिए अल्फा बीटा इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ अल्फा बचेगा धन यहाँ बीटा बचेगा। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान क्या निकाला गया था, 5/2। अल्फा धन बीटा का मान क्या निकाला गया था, 3/2। तो गुणा कर दिए, 3 × 5 = 15, 2 दूनी के 4। इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा 15/4। ठीक है, चलिए अगला है पांचवा का क। समीकरण हल कीजिए। ये समीकरण दिया गया है, इसको हल करना है। हल करने का मतलब है कि x की वैल्यू यानी x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर जो समीकरण दिया गया है देख लीजिए, 2x + 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4 = 5, 2x + 1/x। हम सभी को एक तरफ लेके आ रहे हैं, 2x + 1/x यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम इसको कोई एक मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। पहले इसको हल कर लें, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो y² - 5y + 4 = 0। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर 4 एकम 4, तो इसको तोड़ेंगे तो 4 एकम 4 या 4 एक 5 हो जाएगा, तो इसको तोड़ेंगे -4y - y में। अब इसको कॉमन लेके हल करेंगे तो आएगा हमारा मान y - 4 और y - 1 = 0। ठीक है, इस प्रकार y - 4 = 0 या y - 1 = 0, तो y बराबर क्या हो गया 4 या y बराबर 1 हो गया। तो y का मान हमारा 1 आया 4 और 1 आया 1। अब चूंकि y हमने माना है तो यदि y बराबर 4 लेते हैं तो यहाँ पर 2x + 1/x = 4। तो इसको हल करो तो इसको इधर पक्षांतर करने के बाद से 2x + 1/4x, 2x को इधर पक्षांतर करो तो 4x - 2x हो जाएगा। तो 4 में से 2 घटेगा तो 2x बराबर 1, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 को इधर पक्षांतर कर दो 1/2 हो जाएगा। तो एक मान हो गया x का 1/2। दूसरा हम क्या लेंगे, यदि y बराबर 1 लेते हैं तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, देखिए
2x + 1 बटा x इक्वल टू y, तो 2x + 1 इधर x को पक्षांतर करें तो ये x हो जाएगा, x को फिर पक्षांतर करें माइनस होगा, 2x - 1 इक्वल टू इस 1 को इधर पक्षांतर करेंगे -1 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारा क्या हो गया -1। अतः x बराबर 1/2 और एक मान होगा -1। ठीक है। अगला प्रश्न है 5वां का ख, सिद्ध कीजिए कि 1 + sec a बटा sec a इक्वल टू sin स्क्वायर a बटा 1 - cos a। ये हमको सिद्ध करना है। तो ये दिया गया है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। देखिए सिद्ध करने में या तो लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड दिखा दीजिए, राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड दिखा दीजिए। अगर नहीं समझ होता है तो दोनों को लेके जाइए, एक जगह बराबर दिखा दीजिए। तो हमने इसमें लेफ्ट हैंड साइड लिया है 1 + sec a बटा sec a। sec a को हमने तोड़ दिया 1/cos में, तो sec a बराबर होता भी है sec a बराबर 1/cos a होता है। ठीक है, cos a होता है। तो यहाँ पर रख दीजिए। अब देखो cos a अगर हम लघुत्तम लेते हैं तो cos a + 1 हो जाएगा, इसको 1/cos a तो इसको हम गुणा में करेंगे तो ये बदल जाएगा cos a बटा 1 होगा, cos से cos कट गया, तो ये हमारा हो गया cos a + 1/a। चूँकि हमको लेना है क्या sin स्क्वायर a बटा 1 - cos a, तो हम क्या करते हैं कि इसके 1 - cos a के कॉन्जुगेट से हम गुणा कर 1 + cos a के कॉन्जुगेट से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ 1 - cos a से ऊपर नीचे गुणा कर दिए, तो गुणा करने पर 1 का स्क्वायर - cos स्क्वायर बटा 1 - cos स्क्वायर। ये जो होता है 1 - cos स्क्वायर बराबर sin स्क्वायर होता है, तो sin स्क्वायर बटा 1 - cos स्क्वायर। इस प्रकार हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया, यही हमको दिखाना था। अगला क्वेश्चन है 5वां का ग, निम्नलिखित बारंबारता सारणी में विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना है। ये बारंबारता सारणी दिया गया है और इसमें हमको विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना है। चलिए देखिए, ये दिया गया है वर्ग अंतराल दिया गया था और बारंबारता दिया गया था। हमने क्या किया मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं कि इन दो वर्ग अंतराल को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, 0 धन 10, तो जोड़ोगे तो 10, 10 का आधा 5, इन सबको जोड़ के आधा करते जाओ, ये निकल जाएगा। चूँकि हमको विचलन विधि से माध्य निकालना है तो यहाँ पर u बराबर xi - a बटा s, ये xi है। इसकी जो आकार है कितना है तो 10-10 का अंतर है, तो h का मान 10 हो गया, यहाँ पर लिख दिया गया h का मान 10। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू रखोगे, हल करोगे तो -2 आएगा, -1 आएगा, 0 1 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको इसमें गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, 12 एकम 12, 25 शून्य शून्य हो जाएगा, 10 एकम 10, 8 दूनी 16। तो इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए माइनस वाले को एक जगह जोड़ लिए, प्लस वाले को एक जगह जोड़ लिए, तो ये 22 हो गया, ये 26 हो गया। तो 26 में से 22 घटा दो तो ये सिग्मा FIUI बराबर 4 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, कल्पित माध्य हम मान लिए थे क्या A 25 मान लिया गया था। हमेशा सेंटर को कल्पित माध्य माना जाता है। ठीक है, अब समांतर माध्य का सूत्र होता है A + सिग्मा FIUI बटा सिग्मा FI गुणे H। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू उठा के रख दिया गया, A का मान 25 है, धन इसका मान 4 बटा 60 गुणे 10, तो 60 से काटोगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, और फिर भाग दोगे तो ये 0.67, तो ये पूरा हल करने पर 0.67 आ गया। 25 धन 0.67 यानी उत्तर हमारा होगा 25.67, यही हमारा क्या होगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5वां का घ, चित्र में वृत्त का केंद्र O है, यदि कोण BAC बराबर 30 अंश तो कोण ABD का मान ज्ञात कीजिए। यानी इस चित्र का मान हमको क्या ज्ञात करना है, ADC का मान ज्ञात करना है। ये चित्र दिया है देखिए इसमें, और इसके सहायता से हमको कोण ADC का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, कोण BAC हम 30 अंश लिख दिए, ये दिया गया। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। देखिए ये एक व्यास है, तो व्यास से ऊपर का ये अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त है, तो इस पर जो बना कोण है ये पूरा ये वाला ये 90 अंश का होगा। ठीक है ना, इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। यानी त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जहाँ ACB 90 अंश हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं त्रिभुज ABC से, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है 180 अंश होता है। तो यहाँ इतना बराबर 180,
जो वैल्यू है वहाँ पर मान उठा के रख दीजिए। यहाँ 90, इसका वैल्यू 30 है, तो हमको CBA का मान क्या होगा, तो 90 या 30 क्या होगा 120। इधर 75 करोगे तो 180 में से 120 घटेगा यानी 60 होगा। यानी ये कोण जो होगा हमारा 60 अंश हो गया। CBA यानी ये कोण हमारा 60 अंश निकल गया। चूँकि हमको निकालना क्या है, चित्र में ABCD एक चक्री चतुर्भुज। चक्री चतुर्भुज क्या होता है, वृत्त के अंदर होता है, यानी वृत्त के परिधि पर ये जो कोई चतुर्भुज जुड़ा होता है उसको चक्री चतुर्भुज कहते हैं। तो चक्री चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने के ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा 180 यानी समपूरक होगा। तो यहाँ पर चक्री चतुर्भुज है, इसलिए कोण ADC धन कोण CBA बराबर 180 अंश। अब यहाँ चूँकि ये 60 अंश निकाल लिए तो इसका इधर 75 करोगे तो ये क्या होगा 120 अंश। तो ADC का मान क्या हो गया 120 अंश। यही हमको वैल्यू निकालना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 6वां का क। एक नाव की शांत जल में चाल 15 किमी प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किमी जाने में तथा धारा की विपरीत दिशा में 30 किमी वापस लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट में पूर्ण करती है, तो धारा की चाल ज्ञात करना है। यानी नदी को पार कर रही है फिर वापस आ रही है, तो उसको टोटल कितना समय लगा 4 घंटा 30 मिनट। तो हमें उस समय धारा की चाल को ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर नाव की शांत जल में चाल है 15 किमी प्रति घंटा। मान लेते हैं धारा की चाल x किमी प्रति घंटा है। तो देखिए अगर धारा की दिशा की ओर अगर नाव जाती है तो भाई धारा की चाल और नाव की चाल जुड़ जाएगा, तो उतने रफ्तार से तेज चलेगी। तो यहाँ पर धारा की दिशा में नाव की चाल 15 धन x है, और जब विपरीत दिशा में होगा तो धारा की चाल उसको रुकावट उत्पन्न करेगा, यानी उसके चाल में कमी आ जाएगी, तो 15 माइनस x किमी हो जाएगा। टोटल दूरी क्या है 30 किमी है। ठीक है, 30 किमी गया 30 किमी आया। ठीक है, तो देखिए प्रश्नानुसार ये 30/15 धन यानी दूरी बटा चाल, यानी समय हो गया जाने का फिर आने का 30/15 माइनस x आने का समय। ये टोटल समय कितना बोला गया था 4 घंटा 30 मिनट। इसको घंटा में बदल देते हैं क्योंकि ये भी घंटा में है। तो 30 मिनट को 1/2 घंटा कहते हैं, यानी 4 सही 1/2 घंटा हो गया। अब यहाँ पर हल करेंगे 30 कामन लेंगे तो 1/15 धन x और 1/15 माइनस x। इसको हल करने पर एलसीएम लेंगे तो 15 माइनस x धन 15 प्लस x बटा 15 माइनस x इंटू 15 माइनस x इक्वल टू, इसको हल करोगे तो 4 दूनी 8 1 9 9/2 हो जाएगा। देखो ये x से x कट जाएगा, ये माइनस a प्लस है, 15 15 30, ये 30 एक है, यहाँ पर एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी वाला सूत्र लगेगा, तो 15 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो 30 × 30 900 बटा ये 225 माइनस x स्क्वायर बटा 9/2। 9 से काटोगे तो एक बार में कटेगा, ये 100 बार में कटेगा, तो यानी 100 और 2 को इधर भेज दो, 100 × 2 इसको इधर भेज दो, 225 माइनस x स्क्वायर। x स्क्वायर को पुनः इधर भेजो लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये और 200 को राइट हैंड साइड में भेज दो, तो 225 माइनस 200 यानी 25, x स्क्वायर बराबर 25। तो x का मान हमारा आ जाएगा अंडर रूट में 25 यानी 5, यानी 5 किमी प्रति घंटे की चाल से वहाँ धारा की चाल उस समय थी जब नाव उसमें चल रही थी। चलिए अगला क्वेश्चन है 6वां ख। सड़क पर एक ओर स्थित एक मकान के सड़क के दूसरे ओर स्थित मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ मीनार की ऊंचाई मान लिया गया s मीटर और मीनार एवं मकान के पाद के बीच की दूरी x मीटर। देखिए ये मीनार है, ये मकान है। मकान 10 मीटर ऊंचा है, इसके और इसके बीच की दूरी हमने x मान लिया। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि मीनार से इसके छत और आधार के जो अवनमन कोण है वो क्या है, एक 45 अंश है, एक 60 अंश है। तो अवनमन कब होता है, जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 45 अंश का कोण बनाएगा छत पर और ये पूरा
उसके आधार पर 60 अंश का कोण बनाएगा। चूँकि ये रेखा और ये रेखा क्या होते हैं, सीधे हमारा पैरेलल होता है, तो एकांतर कोण से ये 60 अंश है तो ये भी 60 अंश हो जाएगा, ये 45 है तो ये 45 अंश होगा। इस प्रकार हमारा फिगर बन गया। देखिए ये दूरी हमारा x है तो ये भी दूरी हमारा x हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग त्रिभुज ABC से, ABC से। तो ABC से ये जो है तो हमारा यहाँ लंब और आधार है, तो tan 60 अंश बराबर DC बटा AB। DC है पूरा क्या है, h है, ठीक है, और AB हमारा x है, और tan 60 अंश का मान √3 होता है, तो x बराबर AH बराबर √3। चूँकि हमको h का मान निकालना है, x का मान नहीं निकालना है। ठीक है, अब उसके बाद से हम चलेंगे त्रिभुज CDE से। तो देखिए ये दूरी ये 10 है तो ये भी 10 होगा, तो ये दूरी क्या होगा, h माइनस 10, C बराबर h माइनस 10। तो यहाँ पर tan 45 अंश बराबर EC बटा ED। ये 45 का मान 1 होता है, इसका मान देखिए h माइनस 10 निकाले हैं, ये x है, तो x बराबर h माइनस 10। तो ये अब समीकरण 1 से यहाँ जो x है यहाँ पर मान उठा के रख दिया गया, तो 1/3 बटा इंटू एच इक्वल टू h माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब h वाले को इधर भेजते हैं, x वाले को देखो 10 को इधर भेजे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 10 प्लस में हो गया, और इसको राइट हैंड साइड में भेजें तो h माइनस 1/√3h हो गया। ठीक है, अब इसको हल करने पे ये हमारा मान आ जाएगा 10√3 बटा √3 माइनस h। चूँकि हर में रूट नहीं रखते हैं तो हम क्या करें, इसके कांजुगेट से गुणा करने के बाद से इसका मान h की वैल्यू जो हमारा आएगा h बराबर 5 और कोष्टक में 3 प्लस √3 हो जाएगा। ठीक है, अतः मीनार की ऊंचाई इतनी, इस प्रकार मीनार की ऊंचाई क्या होगी, 5 कोष्टक में 3 प्लस √3 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है 6वां का ग। एक लंब वृत्त शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है। यदि इसका आयतन 301.44 सेमी क्यूब है तो शंकु की त्रिज्या यानी r ज्ञात करना है। शंकु की त्रिज्या पाई का मान 3.14 दिया गया है। देखिए माना लंबित शंकु की त्रिज्या r और ऊंचाई h से में मान ले, तो लंबित शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात किया दिया 3:4, तो h बराबर r अनुपात h यानी 3:4 हो गया, तो ये h बटा r बराबर 3/4 हो गया, तो h बराबर क्या हो गया 4/3r। अब हमको लंबित शंकु का आयतन दिया गया है, तो आयतन क्या है 301.44 सेंटीमीटर क्यूब, तो लंबित शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब वैल्यू उठा के यहाँ से रख देते हैं हम लोग, तो देखिए 1/3 पाई का मान 3.14 दिया गया था, r स्क्वायर, अब यहाँ r स्क्वायर है, r निकालना है तो h की वैल्यू यहाँ से 4/3 r रख देते हैं। ठीक है, ठीक है ना, आइए जो है इधर, अब सभी को पक्षांतर करने पर r स्क्वायर गुणे r यानी r क्यू हो गया, और बाकी को हम इधर पक्षांतर किए, तो देखो 3 3 के 9 गुणा में हो जाएगा, ये जो होगा बटा में हो जाएगा। हल करने पर हमारा मान आएगा r³ बराबर 216, और r बराबर इसका घनमूल निकालोगे तो ये किसका घनमूल होगा, 6 का होगा। ठीक है, अतः r बराबर 6 सेंटीमीटर, अतः शंकु की त्रिज्या कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, यही हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 6वां का घ। 2 अंक से बनी एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है, तो यदि संख्या में अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए माना इकाई अंक y मान लिया गया, दाहिनी अंक x मान लिया गया। इस प्रकार 2 अंक की संख्या जो बनती है तो दाहिनी में 10 का गुणा होता है, इकाई में 1 का है, तो 10x धन y हो गया। जब अंकों को पलटेंगे तो इकाई का स्थान दाहिनी ले लेगा, दाहिनी का स्थान इकाई, यानी x y की जगह हो जाएगा, y x की जगह। इस प्रकार जो होगा 10y + x हो जाएगा। प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि इन संख्याओं को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 66 आ रहा है। क्या आ रहा है, 66, योगफल 66 हो रहा है। तो देखो 10x या x 11x y धन 10y 11y बराबर 66, 11 कामन लो, x + y बराबर 66, 11 से काटोगे 6 बार में कट जाएगा, x + y बराबर 6, समीकरण नंबर 1। दूसरा कह रहा है कि इनके अंकों का अंतर, तो देखिए यहाँ पर
स्पष्ट नहीं कहा गया कि इकाई बड़ा है कि दहाई बड़ा है, तो हम दोनों कंडीशन लेंगे कि x माइनस वाई बराबर भी 2 हो सकता है, y माइनस एक्स बराबर भी 2 हो सकता है। तो इस समीकरण नंबर 2, इन दोनों को हल करके हम मान निकालेंगे। तो देखिए पहले x प्लस वाई समीकरण 1 धन समीकरण 2 जोड़ देते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2 कट जाएगा, तो x का मान 4 निकला। और फिर समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर रख देंगे तो 4 रखेंगे, तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे, y का मान 2 हो गया। तो इसके अनुसार संख्या जो होगी 10 गुणे 4 धन y यानी 42 हो जाएगा। ठीक है। और दूसरे समीकरण के अनुसार यहाँ पर समीकरण 1 धन समीकरण 2 x धन y बराबर 6 और यहाँ y माइनस एक्स बराबर 2 है, तो y माइनस है, तो ये x से x कटेगा तो 2y बराबर 4, तो यानी y का मान 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार x का मान जब रखेंगे तो 2 आ जाएगा। अतः इसके द्वारा जो संख्या आएगी तो 24 या 42, तो इन दोनों में से कोई एक उत्तर हो सकता है या दोनों उत्तर हो जाए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है 7वां का क, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका n वां पद an बराबर 3 धन 2n से दिया जाता है। देखिए माना प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है, ये मान लिया गया। प्रथम 25 पदों का योगफल s25 हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर n वां पद दिया है 3 धन 2x। ठीक है। तो an दिया गया है, तो हम n की जगह 1 2 3 करके पद निकालेंगे। तो a1 हो गया, तो 3 धन 2 गुणे 1 यानी 3 धन 2 यानी 5 हो गया, प्रथम पद 5 हो गया। द्वितीय पद देखिए 3 धन 2 गुणे 2 यानी 4 3 7 हो गया। तृतीय पद देखिए 3 धन 2 गुणे 3 3 दूनी 6 और 3 9 9 हो गया। अतः जो समांतर श्रेणी हो गया 5, 7, 9 ये समांतर श्रेणी हो गया। तो हमको सार्वंतर निकालना है, तो द्वितीय पद में से प्रथम पद या तृतीय पद में से द्वितीय पद घटा देते हैं। तो ये घटाएंगे तो 7 - 5 बराबर 2 हो जाएगा। अब हमको निकालना है 25वां पद योगफल, 25 पदों का योगफल। तो x25 बराबर सूत्र होता है हमारा n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ 25 है तो 25/2 कोष्टक में 2, a का मान 5 है, आधन 25 में से घटाओगे 24 और गुणे d का मान 2 है। ठीक है जी। 5 दूनी 10 और 24 दूनी 48, 24 और 10 जोड़ोगे तो 58 होगा, 2 से काटोगे ये 29 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर 25 गुणे क्या बचा 29, 25 गुणे 29 करोगे तो 725। इस तरह 25वां पद क्या हो जाएगा हमारा, 25 पदों का योगफल होगा 725। यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला है 7वां के क का अथ वाला, इसको भी देख ले। एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले मान लेते हैं कि माना आयताकार मैदान की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर है। ठीक है। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा x y वर्ग मीटर, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो x y वर्ग मीटर। प्रश्नानुसार ये 2 मीटर लंबाई में घटा दिया जाए और चौड़ाई में 2 मीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल जो आएगा 10 मीटर ज़्यादा आएगा। तो ये प्रश्न के अनुसार लिख दिया गया, यानी यहाँ 2x - 2y बराबर 14। समीकरण नंबर 1 देखिए 2 कॉमन लेके काट नहीं रहे क्योंकि आगे यहाँ पर 2y आ रहा है। ठीक है। चलिए दूसरा दिया गया है कि अगर लंबाई में चौड़ाई में 2 बढ़ा दिया जाए और लंबाई में 3 घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल में 45 मीटर कम हो जाएगा। तो ये हल करने के बाद 3x - 2y बराबर 39 हो गया। समीकरण नंबर 2। अब हमको x और y का मान ज्ञात करना है, चूँकि लंबाई और चौड़ाई है तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो 3x - 2y बराबर 39 और 2x - 2y बराबर 14। तो माइनस करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा। तो यहाँ 3x में से 2x घटेगा x और 39 में से 14 घटाएंगे तो 25। अब समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अतः
आयताकार मैदान की लंबाई क्या हो जाएगी 25 मीटर और तथा चौड़ाई कितनी हो जाएगी 18 मीटर। ठीक है, देखिए 7वां का ख है 5 सेंटीमीटर 5.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर उसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहली त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2/3 गुनी है। और रचना पद भी लिखना है। तो यहाँ रचना करना है कि एक त्रिभुज की और उसके बाद से 3/2 गुनी समरूप त्रिभुज की रचना भी करनी है। देखिए सबसे पहले ये दे दिया गया भुजा 5 सेंटीमीटर 5.5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचते हैं। देखिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। ये 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया। इसका नाम दे दिया गया ए और बी। अब थोड़ा सा हम आसानी के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले चिन्हित कर देते हैं। ए हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसमें प्रकार की सहायता से 6 सेंटीमीटर का ये चाप लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर लगाए थे ना हम, ये लगा लिए 6 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ ए को केंद्र मान के एक चाप खींचेंगे। अब उसके बाद से अब 5.5 सेंटीमीटर वाला लेंगे। देखिए 5.5, तो बी को केंद्र मान के हम इसको खींच देंगे। ये क्रॉस हुआ। अब इसको बिंदु हम सी मान लेंगे। क्या मानेंगे? सी। अब क्या करेंगे कि ए को सी से मिला देंगे और बी को भी सी से मिला देंगे। इस प्रकार हमारा त्रिभुज बन गया ए बी सी, जिसकी लंबाई ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5.5 सेंटीमीटर। अब हमको एक और त्रिभुज की रचना करना है जो 2/3 गुना हो। तो सबसे पहले एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा यहाँ से खींच लेंगे। एक रेखा यहाँ से खींच लिया गया। ठीक है, इसको x मान लेते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, ये जो दिया गया है 3 दिया गया है 2/3 गुने, तो चाप में कोई भी दूरी बना लें, कोई भी दूरी। अब इसको केंद्र मान के 3 भागों में बांट देंगे। चाप काटेंगे। देखिए 1 2 और ये हमारा 3। इसका नाम हम दे देंगे A1 A2 और A3। ठीक है, अब क्या करते हैं, A3 को B से मिला देते हैं। ठीक है, मिलाने के बाद से हमको कितना गुना है? 2/3 गुना है। तब देखिए जितने अंश का कोण ये बना है उतने ही अंश का इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे यहाँ पर A3 का। तो पैरेलल लाइन खींचने का तरीका क्या है? देखिए सबसे पहले एक चाप में दूरी लेके हम एक चाप बना लेते हैं। यहाँ पर ये बना लिए। अब इसको भी केंद्र करके ये बना लिए। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, इसको नाप लेते हैं हम लोग। ये नाप लिया गया। अब यहाँ पर रख के चाप काट लिया गया इतने ही दूरी का। देखिए ये हो गया चाप काट। अब उसके बाद से हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हैं हम लोग। तो ये हमारा बन गया। तो ये हमारा B' है। तो ये हमारा इसके A3 B के पैरेलल A2 B' हो गया। अब वही प्रक्रिया यहाँ भी करेंगे हम लोग कि यहाँ पर भी एक चाप काट दें हम लोग।
चाप काट दिया। उसी तरह यहाँ पर भी एक चाप, उतने ही दूरी का एक हम चाप यहाँ खींच देते हैं, खींच दिए। अब ये दूरी नाप लेते हैं। देखिए ये दूरी नाप लिए। अब यहाँ पर रख के इसको हम चाप काट देंगे। काटने के बाद ये हमारा इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देंगे और इसको हम कह देंगे सी डैश। तो इस प्रकार जो हमारा त्रिभुज की रचना हो गई, ए बी डैश सी डैश ए बी सी के 2/3 गुना हो गया। अब इसके बाद से हमको रचना पद लिखना है। तो देखिए जो जो हमने काम किया वही रचना पद में लिखना है। रचना के चरण, पहले में हमने 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड ए बी खींचा, ए को केंद्र मानकर ए सी 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया, फिर बी को केंद्र मान के 5.6 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम एक त्रिभुज बना लिए। फिर देखते रहिए, जो जो हमने किया है वही प्रक्रिया को लिखा है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो। ठीक है जी। देखो ये लास्ट में हमने लिखा कि बी डैश से बी डैश सी समांतर बी सी खींचा जो ए बी को सी डैश पर मिलती है। इस प्रकार प्राप्त त्रिभुज ए बी डैश सी अभिष्ट त्रिभुज के जिसकी भुजा त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजा का 2/3 है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 7वां का ख का अथवा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखा खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी है। रचना के पद भी लिखिए। यानी एक स्पर्श रेखा खींचना है एक वृत्त पे। ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हमको 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है। तो 5 सेंटीमीटर कैसे लेंगे, इसमें प्रकार में 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेंगे। तो हम पहले इसको चिन्हित कर लेते हैं कि लेने में आसानी होगी। इसको यहाँ 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। अब देखिए ये दूरी हमने ले लिया। ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि 5 सेंटीमीटर का, थोड़ा और आगे ले लें, ये 5 सेंटीमीटर का एक हमने वृत्त खींच दिया। ठीक है, वृत्त खींच दिया और इसको हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ मिलाया ए बी। यानी तो ये जो हमारा हो गया ये पॉइंट ओ और ए हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। फिर इस रेखा को हमने 5 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर और बढ़ाया गया यहाँ तक। इसको हम बी मान लिया गया, बी मान लिया गया। ठीक है। उसके बाद से क्या करते हैं, ए को केंद्र मान के ये 5 सेंटीमीटर दूरी ले लेते हैं और एक हम वृत्त खींचेंगे। ठीक है, ये हम वृत्त खींच दिए। ये वृत्त खींचने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए इस वृत्त को 2 पॉइंट पर काटा गया है। तो इन दोनों पॉइंट को हम क्या करते हैं, बी से मिला दिया जाता है। ये मिला दिए यहाँ पर, ये हो गया और इस पॉइंट को भी हम मिला दिए। ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया स्पर्श बिंदु हो गया, ये स्पर्श लाइन है। ठीक है। इस प्रकार ये इसको P बना दिए, इसको Q। तो ये पी बी और बी क्यू ये स्पर्श रेखा हो गए। ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर यह स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है। अब इसका रचना पद लिखना है हमको। देखिए यहाँ पर जो जो हमने प्रक्रिया किया वही लिखा है रचना के चरण में। पहले में समतल कागज पर एक ओ केंद्र लेके 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा और उसके बाद से ओ ए बराबर ए बी भी एक 5 सेंटीमीटर दूरी बनाया और ओ को केंद्र मानकर, ए को केंद्र मानकर एक पुनः एक वृत्त खींचा जो कि बी और ओ से होकर जा रहा है। ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पी बी तथा बी क्यू अभिष्ट स्पर्श रेखा है, पी बी तथा पी क्यू को मिलाया गया है। यहाँ प्रतिपादन है जो
दिया गया है, इसको हमने हल करके दिखा दिया कि कोण PBQ बराबर कितना आना चाहिए 60 अंश। ये पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो देखिए ये कोण जो है ये हमारा 60 अंश का होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों को मैंने बारी बारी से हल किया। यह वीडियो कैसा लगा है आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें कि ताकि सभी को लाभ मिले। धन्यवाद।